हेलो फ्रेंड्स, इतिहास अड्डा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें आधुनिक भारतीय इतिहास अपना एक टॉपिक चल रहा है। और आधुनिक भारतीय इतिहास में आधुनिक भारतीय इतिहास आधुनिक भारतीय इतिहास ये हम पढ़ रहे हैं। और इसमें दोस्तों, अब तक हमने पूरा मुगल साम्राज्य का पतन, उसके कारण जाने थे और उत्तरकालीन मुगल शासकों के एक एक करके हम पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें से हमने बहादुर शाह प्रथम को पढ़ लिया है, जहांदार शाह को हमने पढ़ लिया है, फर्रुख शेर तक हमने उसको कंप्लीट कर दिया है। आज हम पढ़ेंगे साथियों, आज अपना जो टॉपिक है वो है मोहम्मद शाह रंगीला। आज का टॉपिक अपना है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला आज अपना टॉपिक है मोहम्मद शाह रंगीला। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास में, ये आने वाले जितने भी एग्जाम है, स्कूल लेक्चरर और या पीजीटी के कोई भी डीएसएसबी, ईएमआरएस या फिर नेट के एग्ज़ाम, यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, उनको एक एक करके कवर कराते हुए अपन चलेंगे। इसके साथ जैसे ही ये टॉपिक पूरा होता है, इसके मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा। एनालिटिकल के साथ साथ फैक्चुअल क्वेश्चनों पर भी हम डिस्कशन करेंगे और आप लोगों का एक टेस्ट भी होगा ये टॉपिक पूरा होने के बाद में दोस्तों, उत्तरकालीन जितने भी मुगल शासक है। तो दोस्तों, डेली क्लास में आप देखिए और इसके बाद में नोट्स भी बना सकते हो आप। पूरी प्रॉपर क्लास के रूप में यहाँ आपको कंटेंट दिया जा रहा है। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला का जो समय है शासक बनने का, वो है इसका 1719 से 1748। मोहम्मद शाह रंगीला का जो समय है वो है 1719 से 1748 ईस्वी। यह है मोहम्मद शाह रंगीला का। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देता हूं जो हमने पढ़ा है। दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। उसके बाद में शासक बनते हैं बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम अपने जो भाइयों हैं उनसे हत्या करके शासक बनता है। ये अत्यंत वृद्ध अवस्था में, यानी कि 65 ईयर्स तक की एज में ये शासक बना था। और इसके बाद में इसने हालांकि सभी से संबंध बना करके या फिर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व मित्रता की नीति अपनाने की एक नीति अपनाई थी, उस पर इसने काम किया था और उसके साथ संबंध बनाने की भी कोशिश की थी दोस्तों। इसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बारे में हमने बताया था कि इसके चार जो पुत्र थे, इन चारों पुत्रों में एक इस तरीके की निर्लज्जता सामने आती है कि इसके मृत्यु के दौरान इसका जो शरीर पड़ा हुआ था, उस शरीर को इन्होंने 1 महीने तक पड़ा रखा, यानी कि शव को दफनाया भी नहीं। और 1 महीने के बाद में दिल्ली की मोती मस्जिद में इसके शव को दफनाया जाता है बहादुर शाह प्रथम के। इसके बाद में जहांदार शाह शासक बनता है, जो एक अनैतिक शासक होता है। उसका वजीर जो होता है जुल्फिकार खां, वही उसका शासन संचालन करता है, वही देख रेख करता है और ज़्यादा दिन वो शासन नहीं कर पाता है। इसके बाद में क्योंकि जो एक शासक है फर्रुख शेर, वो ऑलरेडी बैठा हुआ था और पटना में वहाँ से दिल्ली की गद्दी पर शासन स्थापित करने के लिए लगातार वो काम कर रहा था। तो वो उसका संपर्क सैयद बंधुओं से होता है। सैयद बंधुओं को आप दोस्तों मैंने बताया था, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां नाम आता है, जो हिंदुस्तानी गुट के अमीर थे। इसके बाद में दोस्तों फर्रुख शेर 1713 ईस्वी में शासक बन जाता है। लेकिन यह भी एक तरीके से इन जो है किंग मेकर्स जो है अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला और हुसैन अली खान, इन दोनों से वो मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश करता है। उस दौरान उसकी हत्या भी हो जाती है और बाद में उसको शासक से भी हटा दिया जाता है। उसी दौरान एक किंग मेकर के रूप में ये काम करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, जब इस तरह का घटनाक्रम चलता रहता है तो उसी दौरान एक जहान शाह का एक पुत्र आता है, रोशन अख्तर। जहान शाह का पुत्र है रोशन अख्तर। वो 18 वर्ष की उम्र में शासक बनता है मोहम्मद शाह के नाम से। और जो आप देख रहे हो पीछे मोहम्मद शाह रंगीला, इसका नाम
इसके कुछ अनैतिक कारण, अनैतिक चरित्र के कारण इसको रंगीला बादशाह भी कहा गया। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला तो जहान शाह के पुत्र रोशन अख्तर अख्तर, इसका जो बचपन का नाम था मोहम्मद शाह रंगीला का, वो रोशन अख्तर था। ये रोशन अख्तर मोहम्मद शाह के नाम से ये जो रोशन अख्तर है ये मोहम्मद शाह के नाम से से 1719 ईस्वी में 1719 ईस्वी में शासक बना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात है कि ये शासक जो बनेगा ना, तो ये भी शासक तो किंग मेकर्स जो है अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, उनकी सहायता से ही शासक बनेगा ये। तो जो है जहान शाह के पुत्र रोशन अख्तर मोहम्मद शाह के नाम से शासक बना 1719 ईस्वी में। और किन की सहायता से? तो ये चीज भी अपन को देखनी पड़ेगी। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। हुसैन अली जो था, ये दोनों भाई थे जिनको किंग मेकर कहा जाता था। इसकी सहायता से, इन दोनों की सहायता से तो हुसैन अली और अब्दुल्ला खां की सहायता से यह शासक बन जाता है। अब दोस्तों यहां पर जो है धीरे धीरे मोहम्मद शाह रंगीला जो है इनकी हत्या का प्लान बनाने लगता है। और 1720 ईस्वी में जो अब्दुल्ला खां का छोटा भाई है हुसैन अली, अब्दुल्ला खां का छोटा भाई जो है ये हुसैन अली, इसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये अपने भाई का बदला लेने के लिए, अब्दुल्ला खां अपने भाई का बदला लेने के लिए 13 नवंबर 1720 ईस्वी को हसनपुर नामक स्थान पर युद्ध करने लगता है। और उधर से जो मोहम्मद शाह रंगीला है ये अपने सेनापति, या ऐसे कह सकते हैं अपने जो सैनिक थे उनका सेनापति हैदर खां को भेजता है। हालांकि इसके अनेक और दूसरे गुट होते हैं, तुरानी गुट। स्पेशली मैंने आप लोगों को पहले की क्लासों में बताया हुआ है कि मुगल दरबार में अनेक गुट हुआ करते थे अमीरों के, जिनमें से तुरानी गुट का अमीर है, हिंदुस्तानी गुट का अमीर है, ईरानी गुट का अमीर है। इस तरीके से इन अमीर एक दूसरे से लोग चिढ़ते थे और अपना दरबार में प्रभुत्व बनाए रखने के लिए दूसरे गुट के लोगों को ये दूर करने की कोशिश करते थे। इसीलिए क्योंकि मोहम्मद शाह जो है अब्दुल्ला खां और हुसैन अली की सहायता से शासक बनाता, और ये दोनों ही हिंदुस्तानी गुट के थे। तो तुरानी गुट के जो अमीर लोग थे, जिसमें निजाम उल मुल्क और अमीन खां जैसे लोग शामिल थे, इन्होंने इन दोनों को, किंग मेकर्स को समाप्त करने के लिए एक योजना बनाई बाद में। और उस योजना को सफल पहुंचाने के लिए सबसे पहले हुसैन अली की हत्या कर दी जाती है हसनपुर नामक स्थान पर। और अब्दुल्ला खां 13 नवंबर 1720 ईस्वी को सेना लेकर के हसनपुर में युद्ध करने लगता है हैदर खां से, और हैदर खां अब्दुल्ला खां को पराजित कर लिया जाता है और 1722 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी जाती है। तो अब दरबार में जो ये लोग थे किंग मेकर्स, अब्दुल्ला खां या फिर हिंदुस्तानी गुट के जो अमीर थे, ये दोनों, इनकी हत्या करने या फिर इनका पतन करने का जो मुख्य कारण था वो था तुरानी गुटवर। अब तुरानी गुट में निजाम उल मुल्क भी शामिल था, जिसको चिनकलीस खां कहते हैं, और एक था अमीन खां। ये से लोग शामिल थे। तो बाद में जाकर के अमीन खां वजीर बनता है, अमीन खां वजीर बन जाता है। और फिर कुछ समय के बाद में निजाम उल मुल्क भी वजीर बन जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद में, क्योंकि दरबार में वही घटनाक्रम लगातार होता रहता है कि अनेक गुट बनते जाते हैं और लगातार षड्यंत्र की काम होते रहते हैं, तो उन सब दंगों से काम आकर के, उन षड्यंत्रों से ये जो है निजाम उल मुल्क परेशान होकर के दक्षिण की तरफ चल जाता है। हालांकि
जो मुगल बादशाह है ये मोहम्मद शाह, इससे बोलता है कि दक्षिण दक्षिण में गुजरात या मालवा में जो है मराठे आक्रमण कर रहे हैं लगातार, तो उनसे मुक्ति पाने के लिए मैं एक अभियान शुरू करूंगा। लेकिन ये चल तो जाता है दक्षिण में, और वहां जाकर के ये क्या करता है, अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करने लगता है। अभी स्वतंत्र नहीं हुआ है, स्वतंत्र रूप से शासन करने लगता है। तो फिर ये क्या करता है, मोहम्मद शाह रंगीला मुबारिज खां को भेज देता है। मुबारिज खां को भेजता है इसका पतन करने के लिए सैनिक लेकर। लेकिन सकूर खेड़ा का एक युद्ध हुआ 1724 ईस्वी में, और इस युद्ध में मुबारिज खां को यह पराजित कर देता है और हैदराबाद के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देता है। तो दोस्तों, ये एक मोहम्मद शाह रंगीला के समय का एक घटनाक्रम है जो आप लोगों के सामने मैं बता रहा हूं कि किस तरह की प्रोसेस होती है। और मोहम्मद शाह रंगीला एक तरीके से कठपुतली शासक के रूप में शासन करने वाला शासक रहता है। इसके समय अनेक क्षेत्रीय राज्यों का उदय होने लगता है, जैसे बंगाल में मुर्शिद कुली खां, अवध में शहादत खां के द्वारा, या फिर ऐसे कहें हैदराबाद में स्वयं निजाम उल मुल्क जिसको चिनकलिज खां कहते हैं ये, और इसके बाद रुहेले सरदार, मोहम्मद बंगश खां, ऐसे जो है लगातार जो राज्य थे वो। तो धीरे 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 करके मोहम्मद शाह रंगीला के समय अनेक क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव हो गया, अनेक नए क्षेत्र राज्य बन गए। इससे एक चीज तो ये साबित हो जाती है दोस्तों कि मोहम्मद शाह रंगीला की अपनी सत्ता पर, अपने साम्राज्य पर पकड़ जो थी वो कमजोर थी। इतनी मजबूती तरीके से इसके साम्राज्य पर पकड़े नहीं थी। तो इसीलिए तो है ना कि क्षेत्रीय राज्यों का निर्माण हो गया। तो इसके समय अनेक 4-5 छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का निर्माण होता है। और बाद में दोस्तों आप सबको पता है कि इसके समय ही नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 में, और अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण होता है, मराठे दिल्ली में आ जाता है। तो इस तरह का पूरा घटनाक्रम एक चलने लगता है दोस्तों। तो मोहम्मद शाह रंगीला को पढ़ने के दौरान हम यह भी पढ़ेंगे कि नादिर शाह का आक्रमण क्यों हुआ था, क्या कारण था, क्यों वो लूट के लेकर गया था। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण आता है। इसी दौरान दोस्तों हमें देखना पड़ेगा कि भारत में मराठों की क्या स्थिति है, मराठे किस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं, और वो अपनी किस तरह से पहुंच लगातार बढ़ा रहे हैं मुगल साम्राज्य में, या फिर मुगल साम्राज्य को के पतन में मराठे भी क्या एक जिम्मेदार थे क्या। तो ये सब चीज़ें भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य में मोहम्मद शाह रंगीला नाम का एक शासक हुआ 1719 से 1748 ईस्वी में, उत्तरकालीन मुगल शासकों में। और वहाँ पर जहान शाह के पुत्र रोशन अख्तर मोहम्मद शाह के नाम से 1719 ईस्वी में शासक बना 18 वर्ष की उम्र में। ये मोहम्मद शाह जो था रोशन अख्तर, ये 18 वर्ष की उम्र में 18 वर्ष की उम्र में शासक बन जाता है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया है कि अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां की सहायता से शासक बनता है, लेकिन क्योंकि दरबार में तुरानी गुट लगातार सक्रिय था, और जो मोहम्मद शाह रंगीला जो शासक था इसको लगातार एक तरीके से इनके खिलाफ भड़काता आ रहा था। तो इसीलिए तुरानी गुट के लोग, थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, तुरानी गुट। अब ये तुरानी गुट में स्पेशली मध्य एशियाई जो मुस्लिम थे, वहां से जो अमीर वर्ग था उनको तुरानी गुट बोला जाता है। अब इस तुरानी गुट वर्ग में एक तो खुद निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, इसका मूल नाम चिनकलिज खां था। आप लोगों को पिछली क्लासों में बता चुका हूं कि इसका नाम जो था चिनकलिज खां था। निजाम उल मुल्क, अमीन खां, हैदर खां, आदि। तुरानी गुट में निजाम उल मुल्क, अमीन खान, हैदर खां आदि लोग शामिल थे। तो ये इन्होंने जो है मोहम्मद शाह रंगीला के खिलाफ षड्यंत्र रचने की, एक्चुअली इसको समझाने की, और षड्यंत्र जो था अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां के खिलाफ भड़काने का काम इसने किया था। आगे हुसैन अली, हैदर खां ने, हैदर खान ने हुसैन अली की हत्या कर दी। की हत्या
कर दी। हैदर खान ने किसकी हत्या करी? हुसैन अली की हत्या कर दी। अब इसकी हत्या करने के बाद इसका भाई अब्दुल्ला खां, हैदर खान ने हुसैन अली की हत्या कर दी। हत्या करने के कारण इसका भाई जो था, बड़ा भाई है ये अब्दुल्ला खान, बड़ा भाई था, इसने अब्दुल्ला खान ने अब्दुल्ला खान ने सेना लेकर सेना लेकर आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया। और यहां पर भी यहां पर हैदर खान ने हैदर खान ने हसनपुर नामक स्थान पर पुर नामक स्थान पर हैदर खान ने हसनपुर नामक स्थान पर किसको पराजित कर दिया? अब्दुल्ला खां को पराजित कर दिया। अब्दुल्ला खान को पराजित कर दिया। तो अब्दुल्ला खां को पराजित कर दिया। और यह कब किया? 1720 ईस्वी में। तो दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा लगातार कि हैदर खान ने सबसे पहले तो हुसैन अली, इसका जो छोटा भाई था, उसकी हत्या कर दी। इसके बाद में अब्दुल्ला खान जो था, अब्दुल्ला खान जो था, इसने सेना लेकर के आक्रमण करा। किस पर? मोहम्मद शाह के खिलाफ। क्योंकि वैसे तो हैदर खान के खिलाफ आक्रमण किया था, लेकिन फिर हैदर खान ने हसनपुर नामक स्थान पर, यह हसनपुर है, और इस स्थान पर अब्दुल्ला खान को पराजित कर दिया और बंदी बना लिया। यहां पे पराजित करके बंदी बना लिया, बंदी भी बना लिया। अंततः अंततः 1722 ईस्वी में 22 ईस्वी में हत्या कर दी। ऐसा कहा जाता है कि जहर देकर इसकी हत्या कर दी गई। तो दोस्तों इस तरीके से उत्तरवर्ती मुगल काल में जो किंग मेकर के नाम से जाने जाते थे, अब्दुल्ला खान हुसैन अली खां की हत्या एक मुगल दरबार के षड्यंत्र के कारण, या फिर ऐसे मान के चलो अपने मुगल दरबार के अनेक गुटों के कारण हत्या कर दी गई दोनों भाइयों की। और अब मुगल दरबार में तुरानी गुट का बोलबाला था, तुरानी गुट का बोलबाला था। इसके बाद में दोस्तों अब देखो, क्योंकि इनकी हत्याएं कर दी गई, अब बचे कौन? अब बचा निजाम उल मुल्क और अमीन खां। निजाम उल मुल्क और अमीन खां। तो शुरू में पहले मोहम्मद शाह ने पहले मोहम्मद शाह ने पहले मोहम्मद शाह ने अमीन खान को पहले मोहम्मद शाह ने अमीन खान को वजीर बनाया। पहले किसको बनाया? अमीन खान को वजीर बनाता है मोहम्मद शाह। और अमीन खान के बाद में इनको जो शासक बनाया जाता है, ओ अमीन खान के बाद में निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क को बाद में
तो पहले अमीन खां को, फिर निजाम उल मुल्क को वजीर बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर लगातार बता रहा हूं कि मुगल दरबार में लगातार षड्यंत्र चल रहे थे एक दूसरे अमीर के खिलाफ। ऐसे मान के चलिए कि एक दूसरे का उत्कर्ष दूसरा सहन कर ही नहीं सकता था। तो अमीन खां को वजीर बनाया, निजाम उल मुल्क इन सब से परेशान हो गए, दरबारी षड्यंत्रों से परेशान। तो निजाम उल मुल्क दरबारी षड्यंत्रों से परेशान होकर दक्कन चला गया। अब ये जब दक्कन गया तो इसने एक कारण भी बताया, और वो कारण ये बताता है कि जो है मालवा और गुजरात या फिर दक्षिण के जो सूबे थे उन पर मराठे लगातार लूट कर रहे हैं, और उनसे दक्षिण के सूबों की रक्षा करने के लिए मैं जाऊंगा। तो ये कहाँ चल जाता है, दक्षिण में चल जाता है, यानी कि दक्कन में चल जाता है। इसको वापस बुलाने के लिए मोहम्मद शाह कोशिश करता है, लेकिन ये आता नहीं है। तो अब इस वक्त जो है मुवारिज खां को वजीर बना दिया जाता है। तो देखते हैं अब जो है, क्योंकि इसको दक्कन का सूबेदार भी नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि दक्कन का ये सूबेदार भी नहीं था, ये केवल ऐसे ही चला गया, अपनी मर्जी से ही चला गया। तो क्या हुआ कि जो शासक थे मोहम्मद शाह, उनको बुरा लगा, और मोहम्मद शाह को जब बुरा लगा तो उन्होंने क्या करा, दक्षिण का सूबेदार मुबारिज खां को बना दिया। दक्षिण का सूबेदार मुबारिज खां को बना करके इसके खिलाफ, यानी कि निजाम उल मुल्क के खिलाफ में कहा कि उसको सबक सिखाया जाए। तो सबक सिखाने के लिए मुबारिज खां वहां पर इस पर आक्रमण करता है, और इस तरह का एक घटनाक्रम चलने लगता है। तो दोस्तों उसको देखते हैं आगे। अब निजाम उल मुल्क से बदला लेने के लिए निजाम उल मुल्क से बदला लेने के लिए मुबारिज खां को सूबेदार बनाया। मुबारिज खान को दक्षिण या दक्कन का सूबेदार बनाया। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है लगातार कि दरबारी षड्यंत्रों से परेशान होकर के ये दक्कन चला गया। अब जब दक्कन चला गया तो क्योंकि ये बिना इजाजत के चल जाता है, तो जब ये चल गया तो इसने, मोहम्मद शाह ने सोचा कि ये तो यार हमारी आज्ञा का उल्लंघन हुआ। जब हमारी आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो इसने क्या करा, इसने मुबारिज खां को नियुक्त कर दिया दक्कन का सूबेदार बना करके भेज दिया। सूबेदार एक सूबा का मालिक, सूबा मतलब प्रांत कहा जाता था मुगल काल में। तो निजाम उल मुल्क को सबक देने के लिए मुबारिज खां को नियुक्त किया जाता है, और मुबारिज खान निजाम उल मुल्क के खिलाफ में आक्रमण करता है। सकूर खेड़ा का युद्ध होगा इन दोनों के बीच में। तो देखते हैं मुबारिज खां खान और निजाम के बीच 1724 ईस्वी में 1724 ईस्वी में सकूर खेड़ा, इंपॉर्टेंट है ये, किसी एग्जाम में आया हुआ है ये। शकूर खेड़ा मुबारिज खान और निजाम के बीच में, निजाम एंड निजाम उल मुल्क के बीच 1724 ईस्वी में सकूर खेड़ा का युद्ध हुआ। यह युद्ध होता है, और इस युद्ध में निजाम उल मुबारिज खान जो था, मुबारिज खान पराजित हुआ। और जब ये पराजित हो जाता है तो इसी के बाद में 1724 ईस्वी में 1724 में इसके बाद 1724 ईस्वी में
जो ये निजाम उल मुल्क है, निजाम निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। यानी कि आप समझ में आ गया होगा कि ये क्यों यहां से गया था। ये इसलिए गया था कि दरबार में लगातार षड्यंत्र हो रहे थे। जब षड्यंत्रों से इसको बहुत दिक्कत होने लगी तो ये दक्कन चला जाता है और वहां से एक शासक के रूप में शासन करने लग जाता है। लेकिन क्योंकि दक्कन का सूबेदार नहीं था, दक्कन से इसको सूबेदारी से हटा दिया गया और मुबारिज खां को नियुक्त कर दिया गया। तो क्योंकि मोहम्मद शाह ने बोला कि मुबारिज खां निजाम उल मुल्क से जाकर के बदला लो और उसको बताओ कि मुगल दरबार की अवज्ञा करने का क्या हर्ष आश्र होता है। तो इसलिए फिर क्योंकि आक्रमण तो कर दिया, सक्कुर खेड़ा नामक स्थान से दोनों के बीच में मुठभेड़ भी होती है, लेकिन अंततः जीत यही जाता है निजाम उल मुल्क, और निजाम उल मुल्क जीत करके हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देता है। तो थोड़ा सा इस तरह का एक घटनाक्रम यहाँ पे देखने को हमको मिलता है। अब क्योंकि मोहम्मद शाह और निजाम उल मुल्क के बीच में शुरू में तो कुछ अच्छे संबंध थे, इसलिए इसके बारे में कुछ अच्छे शब्द भी इन्होंने कहे थे। तो मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क को आसफ जहां की उपाधि दी थी। मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क को आसफ जहां की उपाधि दी। दोस्तों यहां एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद शाह के समय उर्दू का अत्यधिक विकास हुआ। बल्कि ऐसा कहा जा सकता है कि मुगल काल में जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी, लेकिन मोहम्मद शाह के रंगीला जो है इसके समय उर्दू का इतना विकास होता है कि एक राजकीय भाषा के रूप में उर्दू को मान्यता दे दी जाती है। और इसके समय उर्दू के साथ साथ संगीत का भी अत्यधिक विकास होता है। इसीलिए यहां पे इंपॉर्टेंट लाइन है कि मोहम्मद शाह के समय उर्दू और संगीत का विकास हुआ उर्दू का और संगीत का। यहां पे संगीत के आपने कभी अगर नाम सुना है तो संगीत के आधारंग और सदारंग नाम से दो विद्वान थे, वो इसके दरबार में थे। किसके? मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार। तो संगीत के विद्वान, उनका नाम लिख लेते हैं कि ये किसके दरबार में थे, इंपॉर्टेंट है ये। इनका नाम सदारंग और आधारंग। सदारंग और आधारंग जो है ये संगीत के बहुत बड़े विद्वान थे जो मोहम्मद शाह के दरबार में थे। वहीं उर्दू शायरी के जन्मदाता, ऐसे बोल सकते हो आप, उर्दू शायरी के बहुत बड़े गायक, आपने नाम सुना होगा कि वली दक्कनी। वली दक्कनी का नाम सुनाइए आपने। वली दक्कनी भी इसी के दरबार में थे। वली दक्कनी भी इसी समय हुए और ये जो वली दक्कनी थे ये दीवान नाम से शायरी भी क्या करते थे। वली दक्कनी जो है दीवान के नाम से भी शायरी क्या करते थे। तो इंपॉर्टेंट है ये पूरे फैक्ट जो है कि मोहम्मद शाह के समय उर्दू और संगीत का अत्यधिक विकास होता है। उर्दू बल्कि फारसी भाषा के बजाय
राजभाषा के रूप में काम ली जाने लगती है। उर्दू शायरी के बहुत बड़े गायक और लेखक वली दक्कनी इसी के समय थे हुए, और इन वली दक्कनी जो है, वली दक्कनी दीवान नाम से, वली दक्कनी दीवान नाम से शायरी करते थे। दीवान के नाम से ये शायरी करते थे। तो इंपॉर्टेंट दोनों ही हैं कि किसके समय थे। इधर संगीत के जो विद्वान है सदारंग और अदारंग, ये भी मोहम्मद शाह के समय थे। तो दोस्तों ये मोहम्मद शाह के समय का वह विकास और उस समय के घटनाक्रम को हमने पढ़ा था। इसके आगे के घटनाक्रम में हम देखेंगे कि नादिर शाह का आक्रमण होता है अब, और नादिर शाह का आक्रमण होने के पीछे के क्या कारण होते हैं, मुगल दरबार की कौन कौन सी ऐसे नीतियां होती हैं जिनकी वजह से नादिर शाह आक्रमण करने लगता है। और इसके बाद में 1739 के जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं हम, तो उसके महमूद शाह अब्दाली जो क्यों आक्रमण करने लगता है वो भी है घटनाक्रम हम देखने को मिलता है। तो आगे की कड़ी में इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहे तब तक मेरे साथ। थैंक यू।